तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा भाई इस टाइम कुरुक्षेत्र में बैठे हैं वहाँ और हमारे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। क्या बात है, पूरे हो गए जी अपने तो जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। लोगों ने ना अपनी बातचीत इतनी पसंद आवा, इतनी बातचीत पसंद आवा है। मेरे ख्याल से जब आपने एक विषय उठाया था ब्राह्मणों का जी, और उस पर जब चर्चा करी तो मेरे ख्याल से सैकड़ों फोन तो मेरे पास आए होंगे। बिल्कुल। और वो बात कहीं ना कहीं तार्किक तौर पे भी सही थी। बिल्कुल, आप बातें तार्किक करा सही बात है, ठीक है ना? जो लोगों ने नहीं पता वो बात आप बताओ। बिल्कुल। तो अब जो हरियाणा में मुद्दे चल रहे हैं, मुद्दा पंजाब का इलेक्शन भी चल रहा है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि नायब सैनी तो पगड़ी ने साइड में धरके ही सोए और सवेरे उठ के फिर वो पैर कर पंजाब में पहुंच जावा है। चैनत गांव का मुद्दा चल रहा है, बड़े बड़े चैनल उड़ा दिए गए हैं और जिस आदमी ने टी लगवाई वही हमनु का मन तो लगवाई नहीं। अच्छा, इस टाइम के सैकड़ों मुद्दे चल रहे हैं। दिग्विजय की अपनी एक तरीका चल रहा है, संपत सिंह का अलग मामला चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी हमारी जो बहन जी बनी हैं वो अभी अपनी एक नई टीम संगठन तैयार कर रही है और जो अपना इधर से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बन तो गए लेकिन कुछ नया उसमें भी नहीं दिख रहा, कुछ नई कार्यकारिणी बनने लग रही। तो इन सारे मुद्दों पर आपका क्या कहना है? रामविलास जी जो कर आज बीमार की अवस्था में पड़े हैं, बिल्कुल, और जिनके साथ बहुत भयंकर से भयंकर यातनाएं सही जिन्होंने, और यूं कहें कि उनके जब राजनीति में उन्होंने एंट्री करी, बीजेपी के पक्ष में जब वो हमेशा रहे, जनसंघ में रहे, इतना टॉर्चर उनको एक टाइम पे किया था, उनके गुप्तांग भी खिंचवा दिए गए थे, ऐसी चर्चा भी सुनने में आई और आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इन सारे मुद्दे पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं सर। जी, पहले चैनत गांव पे आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, चान्नत गांव हांसी जिले के और हांसी विधानसभा क्षेत्र का गांव है और वहाँ पिछले लगभग 40-45 दिन से ग्रामवासी और आसपास, अब तो वो आंदोलन पूरे हरियाणा का हो गया है। वहाँ हरियाणा के अलग अलग इलाकों से ही नहीं बल्कि राजस्थान और पंजाब तक के लोग भी आने शुरू हो गए हैं। वो समर्थन दिए हुए हैं। पहले तो उनकी मांग ये थी कि गांव को पानी मिल जाए, ठीक है, लेकिन जब वहाँ के स्थानीय विधायक विनोद ब्याणा ने उनको इग्नोर करना शुरू किया तो उसके बाद जो एक लाइन जारी है जो चान्नत से होकर के यहाँ हांसी शहर के लिए, उसमें वो टी की मांग करने लगे। वो आंदोलन बड़ा शांतिप्रिय लगातार चल रहा है। प्रदेश की सरकार के ऊपर भी बड़ा भारी दबाव है और विशेष तौर पर दो एंगलों से मैं उस आंदोलन को देख रहा हूँ। एक एंगल तो ये है कि अगर परिसीमन नहीं हुआ तो विनोद ब्याणा को बड़ा भयंकर राजनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि ये वही इलाका है। विनोद ब्याणा ने चुनाव तो पहले भी लड़े हैं परिसीमन से पहले, लेकिन विनोद ब्याणा चुनाव परिसीमन के बाद ही जीत पाया अपनी जिंदगी में। और परिसीमन में 9 गांव हांसी विधानसभा क्षेत्र में लगे थे, जिनमें 3 गांव पुराने बवानी खेड़ा के, जिनमें मेरा खुद का गांव भी है, कंवारी, मुजादपुर और दमाना। 3 गांव पुराने गिराए के, जिसको हल्का खत्म कर दिया गया, गिराए, चान्नत और भाटड़ा, और 3 गांव पुराने नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की इस हल्के में लगे। इन 9 गांवों के आने के बाद ही विनोद ब्याणा विधायक बन पाया है। और जब इनमें विरोध शुरू हो जाएगा गांव में, क्योंकि अब ये चान्नत की जो आवाज है वो अलग अलग गांव में उठनी शुरू होगी है, तो राजनीतिक तौर पर विनोद ब्याणा को बड़ा भारी नुकसान होगा। क्यों नहीं चाहते कि विनोद ब्याणा साहब ये काम हो जाए? मेरा ये मानना है, मेरा निजी रूप से ये मानना है कि मान लो कानून में कहीं कोई ऐसी चीज है तो विधायक किस लिए बना रखे हैं? क्या जो विधायक बना रखे 90 हरियाणा की जनता ने, वो केवल लोगों के कोई दुख सुख में जाने के लिए, गोडा नुआणर या ब्याह शादी में लाडू खाने के लिए बना रखे हैं? वो विधायक बना रखे कानून बनाने के लिए, कानून में अमेंडमेंट करने के लिए। अगर कहीं कोई कमी है तो ठीक है, क्यों नहीं विनोद ब्याणा ये आवाज उठा रहे? भाई अगर ये कमी है और ये अमृत योजना के तहत नहीं दे सकते, 10 सांसद हैं लोकसभा में, 5 राज्यसभा में है, अगर केंद्र सरकार की भी योजना है तो हरियाणा से 15 सांसद आते हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए, भाई इसमें ये अमेंडमेंट करो। अभी जो है संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, विधानसभा का सत्र भी आएगा, तो उसमें बदलवा दें, या इसको उसकी तरफ तो घूम ही नहीं रहा मामला। मामला तो केवल विधायक की एक जिद है। और जहां तक है, कुछ लोगों का ये भी कहना है जो आंदोलन में जो बड़े बड़े आदमी घुस रहे हैं उनकी ब्याणा साहब के साथ बनती नहीं, उस 30 को वो एक दूसरे के ऊपर टकराव कर रहे हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा। देखो, मेरा ये मानना है जो लोग लीड कर रहे हैं, क्या पानी केवल वही पियेंगे?
या केवल क्या उन्हीं के वोट हैं? वोट तो चान्यत गांव के भी होंगे, आसपास के और लोगों के भी हैं। ईगो पे आ गई भी है बात। राणा साहब को अपना एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ईगो पे आ गई भी है बात। बिल्कुल, ये तो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। लेकिन मेरा एक और भी मानना है, और बड़ी एक कड़वी बात है जो मैं कह रहा हूं जी, जितने ये आंदोलन हो रहे हैं ना, जब भी हुए हैं, जी, तब बीजेपी को फायदा हो रहा है राजनीतिक तौर पर। क्यों हो रहा है फायदा? क्योंकि इन आंदोलनों में ज्यादातर जाट कम्युनिटी, खेती किसानी से जुड़े लोग, वो ज्यादा सक्रियता से और ज्यादा मुखर होकर के अपनी बात रख रहे अरे हैं। उनको नेता बनना है, इसलिए भी नेता तो नेचुरल बात है। देखो, जो भी कास्ट किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिस भी कास्ट की ठीक है। होगी, तो उसमें चौधरी तो ज्यादा अपने आप होंगे। ठीक ये तो है। कोई गलत बात नहीं है, हर राज्य में ऐसे ही है। लेकिन हरियाणा में जितने भी आंदोलन अब तक हुए हैं, जी। जाट आरक्षण आंदोलन, जी, उसके बीजेपी बाद आ गई, किसान मूवमेंट हुई, बीजेपी आ फिर गई, बीजेपी आ गई, जी। अब ये चाणक्य का आंदोलन है, फिर आप देख लेना बीजेपी को फिर फायदा होगा। उसका कारण है, कारण सीधा सीधा क्या है कि पानी सबको चाहिए, लेकिन मुखरता से कौन बोल रहा है? जितने लोग वहां भाषण दे रहे हैं उनमें आप ये उठा के देखो कि कौन बोल रहा है, उससे अंदाजा लग जाएगा। और उससे फिर जो बाकी जो जातियां लगा लीजिए आप, या जो बाकी जो लोग हैं, वो जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उधर तो सब न चाहिए आज के दिन। ठीक बात है। आज के दिन वो जमाना जा लिया कि भाई गांव में एक आदमी कह देता भाई सारा काम गिल्ले है। आज के दिन तो बाबू बेटे की मानता ना बेटा बाबू घर की में मानता। चार फाड़ हो रही हैं। पति पत्नी की नहीं मानता, पत्नी पति की नहीं मानती। एक बहुत गंभीर मैं बात बताता हूँ, चाणक्य के नहीं, हरियाणा के बहुत से ऐसे गांव हैं, और वो गांव हैं जो जाट बाहुल्य भी हैं और जो किसान बाहुल्य भी हैं। उनमें होता क्या है, 80 विधानसभा का मैं उदाहरण देता हूँ जी, 80 विधानसभा में विनोद ब्याणा खड़ा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, ठीक है, राहुल मक्कड़ खड़ा कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, ठीक है, दोनों शहरी। विनोद ब्याणा भले ही किसी समय गांव के सरपंच थे, लेकिन अब तो शहरी हैं बहुत सालों से। मक्कड़ परिवार भी शहर में रहता है। और इन दोनों के मुकाबले के राजेंद्र सिंह सोरखी हैं, वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, सोरखी गांव के, ग्रामीण इलाका है। भाई गांव के लोगों का दुख तकलीफ कौन समझेगा? जो गांव में पैदा हुआ, गांव में बढ़ा, गांव में रहता हो, जिसको गांव का पता हो कहाँ क्या समस्या। सारी घाटबात गवेरा उसने ठीक है, ठीक बात अब चाणक्य गांव वालों को ये दिमाग में रखनी चाहिए बात है। वोट देते समय उन्होंने किसको प्रेफर किया? या तो राहुल मक्कड़ को वोट दी या विनोद ब्याणा को दी? आपके हिसाब से क्या था? नहीं था, वास्तविकता बता रहा हूं मैं। भाई चाणक्य गांव में राहुल मक्कड़ और विनोद ब्याणा को ज्यादातर वोट मिले। उस समय उन्होंने क्यों नहीं देखा भाई को ग्रामीण इलाके का आदमी भी है? उससे पहले वाली योजना जो, उससे पहले की 80 का एक इतिहास बताता हूं मैं, ज्यादा दूर भी मत जाओ। अगर हम 2000 से ही लगा लें, 2000 में वहां बना सुभाष गोयल शहर का, 2005 में वहां बना अमीरचंद मक्कड़ शहर का, 2009 में बना विनोद ब्याणा शहर का, 2014 में बनी रेणुका बिश्नोई जिसका हल्के से कोई लेना देना नहीं, 2019 में बना विनोद ब्याणा शहर का, ये फिर 2024 में बना विनोद ब्याणा शहर का। तो गांव वाले काम क्यों होंगे भाई? गांव वाले जितने गांव लग रहे उनने भी तो सोचना चाहिए ना ठंडे दिमाग से। भाई जब वोट डालते हो उस समय तो आप ये देखते हो भाई हमने तो बीजेपी का देना है वोट या हमने कांग्रेस का वोट देना है। उस समय ये तो देखते नहीं हमारा भला कौन करेगा। मैं किसी शहरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि शहर वालों के ज्यादा काम करेगा। गांव वाला कोई होगा तो उसको गांव वाला प्यारे लगेंगे, वो गांव वालों के काम करेगा। ये तो नेचुरल बात है। ठीक बात है। शहर के लोगों ने यूं थोड़ी ये बेरा पाओगा कि भाई गांव में क्या क्या ज्यादा समस्याएं हैं, गांव वाले ने शहर की नहीं बेरा पटे। अब गांव में बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनको यही नहीं मिलेगा सीवरेज हो के है। सही बात है। ठीक है, नाली को देखने मिल हाँ उन युवे को बेरा मिले सीवरेज हो के है। ठीक बात। और शहर में बच्चे ने बेरा है सीवर के है। ठीक बात। तो जब वोट डालते हैं उस समय क्यों नहीं सोचते? अगर उस समय चाणक्य गांव के या आसपास के लोगों ने ये सोचा होता कि हमारा असली हितैषी कौन है, मैं किसी एक आदमी का पक्ष या एक आदमी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कौन अपनी समस्याएं उठा सकता है, तब तो आंख मीच के अपने भाई फलाना ने उसके गेड़ दिया तो मैं दूसरे गेड़ूंगा। एक और नई थ्योरी चल रही है भाई ये आदमी तो जीतते कौन है, अरे जीतते तो जीतेगा जिद कोई वोट गेड़ेगा। ये दूसरे भी तो सबको वोट गेड़े जीते हैं, कोई भी हुए नहीं बना। जो 90 आदमी जीत रहे हैं वो जिनने वोट गेड़े तभी जीत रहे हैं।
क्या आपकी तैयारी तो नहीं चल रही? मेरी तैयारी की बात नहीं, मैं तो सिर्फ एक जो है वास्तविकता क्या है धरातल की वो चीजें बता रहा हूं। समझने की जरूरत है भाई, अपने और पराये को पहचानने की जरूरत है। आज अगर विधानसभा में 90 एमएलए हैं, उनमें कोई चयनित गांव का पक्ष रखने वाला हो मजबूती से, अकेले चयनित की नहीं, कोई भी गांव हो, तो क्या समाधान नहीं होगा? समाधान किसको करना? सरकार को। सरकार कब समाधान करेगी? जब दबाव होगा। ठीक है, ये सारी बात होगी। वहां पे टी का मामला था, टी लगवा दिया, जी करावे सोमेश शर्मा ने। और एक बार तो भारत माता की चेयर, खट्टर साहब जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद होगी पूरे गांव में। और अगले दिन सोमेश शर्मा ने गाड़ी मिलाने लगी। यो के सीन था। देखो, मेरा ये मानना है कि जो बुजुर्ग वहां 5 बैठे थे अनशन पे जी, उनमें से जो सूचनाएं मिल रही थी कि वे 2 की हालात बड़ी खराब, ज्यादा सीरियस हो रही है। अगर वो 1-2 दिन अनशन और ना टूटता तो नायब सैनी सरकार के साथ बड़ा आंदोलन होता है। क्या पता कितना बड़ा आंदोलन उसके खिलाफ हो जाता, क्योंकि अगर कोई अनहोनी हो जाती तो एकदम से भड़क जाता मामला। लेकिन वो टी लगी कैसे, किसने लगाई, क्यों लागी, वो सब चीजें, या तो कोई भी आंदोलन में, इन कमेटी वालों को भी एक कड़वी बात कह देता हूं, कोई भी आंदोलन हो, उस आंदोलन में जब समझौता होता है तो वो समझौते लिखित में होते हैं, मुंह जबानी कोई बात नहीं होती। ठीक है ना? अब उन बेचारे नुए नहीं वेरा, उनने तो बस वह टी दीगी। अरे आंदोलन लड़ रहे हो तमीन इतना तो नॉलेज होनी चाहिए कम से कम कि भाई लिखित समझौता क्या है। मान लो आपको और बताता हूं, अगर वह टी उस दिन ना पाड़ती सरकार, अगले दिन बिना पास पाड़ ले रहे, आंदोलन खत्म हुआ, तो फिर क्या करना? कोई था लिखित सबूत भाई हमारे पास, या टी मारे वैध है नहीं है? इसमें सोमेश, क्या सोमेश लगवानिया में था या के मामला था? देखो, वो तो सोमेश से बताओ है, वो लगवानिया में था नहीं था, क्या नहीं। ठीक है, लेकिन मेरा तो ये मानना है, सूत्रों के हवाले से कोई बात आई हो आपके पास? देखो, सूत्रों के हवाले से कई चीजें ऐसी हैं। देखो, संगी तो है ही सोमेश जी। देखो, और उधर से बड़े बड़े मुख्यमंत्री अमित शाह सबके साथ फोटो भी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं जी कि एक आदमी अपने स्तर पर कोई इतना बड़ा काम करते, एक आदमी कोई नहीं कर सकता। अगर आज विनोद भैणा भी ऊंचा हो ना कि भाई मैं लगा दूं, तो अभी विनोद भैणा भी नहीं लगा सकता अपने स्तर पर। ऊपर तक उसने भी परमिशन या बात जरूर करनी पड़ती है। ठीक है ना? एक आदमी, वो तो विधायक है। फिर उसके खिलाफ क्यों गया मामला? उसके गांव में तो लोग आके सोमेश के खिलाफ बोल देखो, ऐसा है, कोई भी गांव हो और कोई भी आदमी हो, उसके विरोधी हर गांव में होते हैं। आप भी ऐसे मामले से बचो हो। क्या भूपेंद्र, सुनो, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा गांव में उसके विरोधी नहीं है? खूब है। क्या नायब सैनी के गांव में उसके विरोधी नहीं है? खूब है। क्या विनोद भैणा गांव में उसके विरोधी नहीं है? क्या रणबीर गंगुआ गांव में उसके विरोधी नहीं है? क्या चौटालाओं के गांव में उसके विरोधी नहीं है? सबके होते हैं विरोधी। और मैं तो ये मानता हूं कि राजनीतिक आदमी के जितने विरोधी होंगे उतना वो मजबूत होता है। ठीक है ना? उतना मजबूत होता है। तो सारे दिन उसके गीत गाने पाएंगे तो उसकी तो आंखें पट्टी बन जाएगी। सच्चाई वो किसी बातें कौन करे? बात ये है, चैनल क्यों उड़ गए? देखो, क्यों उड़ गए, सैकड़ों चैनल किसने उड़वा दिए, क्या हुआ, वो तो प्रशासन ठीक हुआ कि गलत हुआ? देखो, मेरा ये मानना है, कोई भी हो, कोई भी चैनल हो, उसको कभी भी एक पक्ष की तरफ जो है, एक पक्ष का ही सारी चीजें नहीं दिखानी चाहिए। कोई भी, मतलब सारा दिन चैनल तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर मुद्दे पे बात करें, पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है। हम भी जो है नेताओं की बड़ाई भी करते हैं, जो नेता बढ़िया काम करता है, उसी नेता की अगर वो गलत काम करता है कोई, तो उसकी बुराई भी करते हैं, उसको आईना भी दिखाने का काम करते हैं। आपने एक पिछले पॉडकास्ट में ये चीज पूछी भी थी, आप कभी किसी के गीत गा देते हो और कभी फिर उसको बिसरा भी देते हो। मैं तो समय के अनुसार, अब मान लो ये मामला सुलझा दिया शांतिपूर्वक तरीके से, तो मुख्यमंत्री की हम बड़ाई भी करेंगे। और अगर इसमें कोई अनहोनी होगी फिर खींच भी, तो फिर मुख्यमंत्री की वो भी कहेंगे कि भाई फेलियर है। तो एक तराजू में तोड़ने जरूरी है। ठीक है ना? सारा दिन अगर आप एक ही चीज को या एक ही नेता को टारगेट करे रखो, अब विनोद भैणा ना अच्छे काम करें तो हमने उनकी बड़ाई भी करी है। झांसी जिला बनया है, ठीक है, वो चाहे उन्होंने अपने फायदे के लिए बनवाया हो,
लेकिन उसमें विनोद बिहाड़ा ने कम से कम हरियाणा प्रदेश में और भी बहुत से शहर जिला बनने की फेरिस्त में थे, लेकिन विनोद बिहाड़ा कामयाब हुए। मुख्यमंत्री की रैली का टाइम लिया और मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया, तो उसमें पढ़ाई भी कर रहे हैं। अपना तो सीधा है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जो सच्चाई हो बोलो। क्या बात है। अब अगर एक चैनल पे कोई भी चैनल हो, सारा दिन एक ही मुद्दा आप दिखाए जाओगे, उसका दूसरा पार्ट नहीं दिखाओगे, उसका मतलब दूसरे एंगल से क्या है वो नहीं दिखाएंगे। हमने वो चीज भी दिखा दी, चैनल वालों की भी गलती है, कमेटी की भी गलती है, वही बता रहे हैं। ठीक बात है। अब सारा दिन आप अगर एक चीज की जिद बढ़, कोई भी समझौता हो, जिद नहीं चलती उसमें तार्किक बातें चलती हैं। अगर आपको टी चाहिए, ठीक है, टी मिले, लेकिन उसका क्या रास्ता हो, क्या सॉल्यूशन हो। जिद ही सॉल्यूशन नहीं है, जिद किसी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगली बात, सरकार आज भले ही हम ये कहते होंगे भाई जनता बहुत ताकतवर है, जनता ताकतवर तभी है जब वो वोट गिरने का समय आता है, वरना सरकार सबसे ज्यादा ताकतवर है। मेरा तो ये मानना है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। आपने भी कहीं पर डर लग गया बता से? मन्नत क्या डर लगा है, मैं को गलत काम करता है नहीं, मेरा बिगाड़ ले कदे, मैं को गलत काम करता है नहीं। ठीक बात है, ठीक है ना मैं करूं, बात तो ये है ना। अब डर लग गया, मैं तो मुंह पे कह देता हूं। और सुन लो, औरों में ये हिम्मत भी नहीं है बहुत लोगों में। मैं तो किसी नेता की कोई कमी होती है अगले के मुंह पे कह देता हूं। किसी ने भुंडा मुंह करना समस्या तो आती कि भी अपन वीडियो बना के डाल दी, फिर फोन वाले यार मेरे बाबा नू नहीं कहना था, नू नहीं कहना था, फिर हम लोग कहते हैं अगली वीडियो में तेरी बड़ाई करते हैं। कोई बात ना मैं करना ही नहीं। ठीक है, मैं क्यों कहूं भाई, बड़ाई कर देंगे। हाँ, अगर तू अच्छा काम करा तो कर देंगे भाई, कि मैं करके तो दिखा। अब मान लो आदमी फ्री में क्यों किसी की वो करा भाई, जब वो कुछ करे नहीं रहा, क्यों करा उसका प्रचार। ठीक है, अब आते हैं राजनीतिक दूसरे विषय पे, संपत सिंह पे। क्या कहना है, इनेलो क्या फिर से टूट रही है? देखो ऐसा है, संपत सिंह का मेरा ये मानना है कि बड़े सीनियर नेता हैं, मंत्री रहे, नेता विपक्ष के भी रहे और कई मर्तबा विधायक भी बने, लेकिन केवल वही फतेहाबाद के आसपास ही घूम करके रह गए। राष्ट्रीय संरक्षक हैं वो पार्टी के, पूरा भारत में तो चलो पार्टी का भी वजूद नहीं है, कम से कम हरियाणा के 90 हल्के हम तो घूम लें। संपत सिंह, बड़ी कड़वी बात बताता हूँ, अब तक वो राष्ट्रीय संरक्षक बने हुए कितना समय हो गया, अब तक वो 90 हल्के भी नहीं गए हैं। तो क्या फायदा फिर पार्टी को राष्ट्रीय संरक्षक का? बना तो इसीलिए था भाई, संपत सिंह आ गया और इसको जो राष्ट्रीय संरक्षक बना दिया। दादा को तुम भी तो राष्ट्रीय कुछ थे, जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। फिर तो गए तो मैं भी नहीं थे कहीं। चलो नहीं गए तो फिर वो आज देख लो, जेजेपी के हालात देख लो। बना तो राष्ट्रीय पता नहीं के दे हैं, लेकिन वो घूमते प्रदेश में नहीं। समस्या तो ये है ना भाई, कोई भी पार्टी आपको कोई जिम्मेदारी तो क्या इनेलो अब और टूटेगी या मजबूत हो रही है, क्या लग रहा है आपको? देखो ऐसा है, मजबूत तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हो रही है, जो पिछली बार हालात थी उससे तो मजबूत है। कितने प्रतिशत वोट बढ़ा हुआ? प्रतिशत का भी नहीं कह सकते, मान लो 5% का कारण तो मैं एक बड़ी कड़वी बात। अच्छा, इनेलो का बढ़ना हुड्डा साहब का कमजोर होना है। सीधी एक बहुत कड़वी बात बता दूं, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती और उसके बाद उनकी फिर दूसरी चॉइस कांग्रेस रहती है, टिकट नहीं देती, तो वो कहां जाएंगे? वो कोई इनेलो में चला जाता है, कोई जेजेपी में चला जाता है, कोई बचा कुचा वो आम आदमी पार्टी में भी चला जाता है। ठीक है ना। अब इनेलो की हालात ये है कि अब सिंह को मेहनत करने की जरूरत है। जब तक वो सही ढंग से पूरी मेहनत नहीं करेंगे, और मेहनत क्या करेंगे? और सुनो अगली, अब सिंह को 90 आदमी चाहिए, उमेद सिंह लोहान, सुनैना चौटाला जैसे 90 चाहिए। एक तो चलो वो खुद हो गई, एक उमेद लोहान हो गया, एक सुनैना चौटाला होगी, तो इस तरह के 87 आदमी और चाहिए। रामपाल माजरा भी है, यूं तो एक आधा और भी है रामपाल माजरा के अलावा। कुरुक्षेत्र में बैठे यहाँ पे भी हैं, यहाँ शेर सिंह बड़श्यामी जो है, बड़ा नाम है शेर सिंह बड़श्यामी का। ठीक है ना। तो लेकिन वो गिनती 15-20 तक रह जाती है। जैसे अब राधे श्याम शर्मा है, वो भी पूरे सक्रिय हैं नांगल चौधरी के इलाके में, नारनौल नांगल चौधरी में। तो इस तरह के 90 आदमी चाहिए, जीतते सारे नहीं हैं, लेकिन 90 आदमी कम से कम दिखें तो भाई ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे महिलाओं में सुनैना चौटाला है, इंदू परमार है भिवाड़ी से,
तो इस तरह की एनर्जेटिक जो महिलाएं हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में महिलाओं को पार्टी से जोड़ सकें, वो चाहिए, नौजवान चाहिए। अब इनका जो ISO संगठन है छात्र इकाई, अब उसका प्रदेश अध्यक्ष बना रखे है साहिलदीप कस्वां। तो उस तरह के बहुत से नेता और चाहिए। नाराजगी क्यों हुई उनके आपस में, डिस्प्यूट क्यों? नाराजगी की मेरा मानना ये है निजी तौर से कि प्रोफेसर संपत सिंह को फतेहाबाद में तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वो तो फतेहाबाद में बड़े बैठे हैं, वहां से सुनैना चौटाला पिछला चुनाव लड़ चुकी हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, लगातार वहां सक्रिय हैं, लोग भी उनको चाह रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और संपत सिंह तो कितने मतलब 2009 के बाद ईब संभाला है फतेहाबाद। पहले भट्टू से लड़ा, फिर नलुआ चले गए, नलुआ में घुस गए, अब नलुआ से 2 बार लगातार टिकट नहीं मिली तो अब फिर फतेहाबाद में। राष्ट्रीय संरक्षक हो, मैंने तो पहले भी एक वीडियो में बोला था कि उनको तो ये खुला ऐलान करना चाहिए कि मैं जहां से नायब सिंह सैनी या जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेगा वहां से लड़ूंगा। राष्ट्रीय संरक्षक असल दोनों सीटों से लड़ लेना चाहिए, नायब सिंह सैनी के खिलाफ भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी। एक हलका तक आप क्यों सीमित हो रहे हो? लेकिन उनके दिमाग में भी मेरा ये मानना है कि भाई बेटा राजनीतिक तौर पर उनका कैसे सेट हो, सिर्फ यही चीज दिमाग में घूम रही है। इसीलिए तो बार बार फतेहाबाद के प्रोग्राम बन रहे हैं। पंजाब चुनाव का जो सीन चल रहा है, तीसरा सवाल पता है, पंजाब चुनाव का जो सीन चल रहा है, नायब सैनी की जो प्रेजेंटेशन वहां पे बार बार हो रही है, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन जाओ वहां पे, और इधर से खट्टर साहब की भी कह रहे हैं हरियाणा या पंजाब में कहीं ना कहीं तो एंट्री होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं हरियाणा में ही कहीं ना कहीं कुछ और पद दिया जाए, या इवन मुख्यमंत्री तक का भी जिक्र चल रहा है, भाई उनको बना दिया जाए? क्या ये सिम्टम आपको नजर आए? देखो ऐसा है, बीजेपी है, ये कुछ भी कर सकती है, इसमें तो कतई कोई दो राय नहीं। उनके बाद मेरा लग गया। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी बीजेपी का फोकस हरियाणा पे कोई विशेष है नहीं। अभी उनका फोकस जैसे बिहार पे था पहले, फिर पश्चिम बंगाल पे था, उसी तरह से पंजाब पे है। वो हर हालात में पंजाब में सरकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो कुछ भी उनको करना पड़े वो कर रहे हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री हरियाणा में जितना घूम रहा है उससे ज्यादा पंजाब में घूम रहा है। हाँ ठीक है, हर रोज पंजाब में प्रोग्राम हो रहे हैं। और चर्चा ये भी है कि जो पंजाब में जो ब्यास वाले महाराज जी हैं, उनको कहीं ना कहीं सीएम फेस नॉमिनेट किया जा सकता है। देखो मुलाकात कई बार मेरा ये मानना है, अगर सीएम फेस कोई भी डिक्लेयर कर दिया तो पंजाब में बीजेपी नहीं आएगी। ठीक है ना, बिना सीएम फेस जब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ना, वह कोई भी बन सके। हरियाणा में क्यों आई थी बीजेपी? कोई भी बन सके। वो 2014 में जब चुनाव हुआ तो मनोहर लाल खट्टर का तो कहीं नाम नहीं था। तो उस समय ये था, ब्राह्मणों में तो ये था रामविलास शर्मा बनेगा, जाटों में यूं था कैप्टन अभिमन्यु बनेगा, कुछ एक जाटों में यूं था ओम प्रकाश धनखड़ बनेगा, पंजाबियों में ये था कि भाई अनिल विज बनेगा। ठीक है, सारे अपने अपने, गुर्जरों में था कृष्णपाल गुर्जर बनेगा। ठीक है, हीरो में था राव इंद्रजीत बनेगा, जाटों में चौर वीरेंद्र सिंह का भी जिक्र था। तो को 10 नेता ऐसे थे जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट दिख रहे थे। सामूहिक नेतृत्व में लड़ा तो जीत गए। इसी तरह से 2005 में आ जाओ आप, कांग्रेस का राज क्यों बना? उस समय कोई चौधरी भजनलाल के गीत गा रहा था, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, कोई कुमारी शैलजा के, कोई अरविंद शर्मा के, कोई जो है राव इंद्रजीत के, कोई वीरेंद्र सिंह के, कोई किसी के। इस तरह से 10 कैंडिडेट थे सीएम के। कांग्रेस की 67 सीटें आई। उसके बाद जब एक आदमी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो 67 से 40 आएगी, अगलम 15 पाएगी पार्टी। ठीक है, नाम के कारण। ये तो सामूहिक नेतृत्व में ही बात बनती है, बिना सामूहिक नेतृत्व कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभार हो जाता कोई अपवाद, हुए एक अलग बात है। अब पंजाब में हालात ये हैं कि बीजेपी हर हालात में चाह रही है कि उनका राज आए, और उसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार सक्रिय हैं। हरियाणा के अंदर जैसे अर्चना गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष बनी है, ये तो कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं, टीम बदली जा सकती है। क्या मंत्रालय भी बदले जा सकते हैं? और कौन से ऐसे मंत्रालय, कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनका आपके बार पत्ता कट सका है? देखो ऐसा है, सबसे पहले बात यह है कि अभी केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार, और जो बीजेपी की राष्ट्रीय टीम है नितिन नवीन की जी, वो बनेगी। पहले राष्ट्रीय टीम बनेगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वो जैसे ही होगा उसके बाद फिर हरियाणा की टीम, हरियाणा के मंत्री भी बदलेंगे। मंत्री इसलिए बदलेंगे क्योंकि कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, या तो कोई बुजुर्ग हो गए, या कुछ एक ऐसे मंत्री हैं, कौन कौन से, तो भाई सारे नाम बता दूंगा तो फिर वो
आप वाली बात है, फिर अगले फोन आऊंगे। आनंद है, ठीक है, कई दिन हो गए फोन आए। भाई कई मंत्री तो ऐसे हैं, बिठा दो गर्मी में चटा के लाएंगे। अब सबसे सीनियर मंत्री अनिल विज है, ठीक है, उन तरीके में कहते हो कि भाई उनके खिलाफ मैं सुन नहीं सकता। नहीं तो अनिल विज का आउटपुट क्या है, बात तो ये है ना, केवल बोलने से काम थोड़ी चल जाता है। परिवहन में क्या सुधार किया उन्होंने? भाजपा आई अनिल विज और रामविलास जी के कारण है। अनिल विज, मैं उनकी बुराई नहीं सुन सकता। तो बीच में बीजेपी छोड़ गई थी, आपने इस बात का पता है? बीजेपी इसलिए छोड़ी, टिकट किसी और की दे दी तो उन्होंने आजाद उम्मीदवार का पर्चा भर दिया था। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन छोड़ तो गए। बीजेपी में एक आधा मर्द आदमी उनका नाम आपटा, मैं मेरे पे सहन नहीं होगी थी ये बात। चलो नहीं होगी तो देखो भाई, अपन रामविलास जी को, मैं अनिल विज साहब पसंद हैं। हालांकि मेरी मुलाकात आज तक उनसे 1-2 बार हुई होगी, लेकिन वो हरियाणा के मतलब गब्बर हैं। हाँ, बाजीराव है। चलो, उनके खिलाफ चित्रा सरवारा इलेक्शन लड़े हैं। देखो, मैंने पसंद, वो बहन जी भी हैं, बहुत मुखर हैं, प्रखर हैं। और कांग्रेस में अगर देखो, मैं दिल से कहूं, कुमारी शैलजा, कांग्रेस उनको टिकट दे देती तो अनिल विज हार जाते चुनाव। कुमारी शैलजा और गीता बुक्कल और चित्रा सरवारा, इन तीनों को कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे छोड़ दिया जाए ना, तो ये 3 महिला ही पूरी कांग्रेस पे विजयी पास का है, मन ऐसा लगा है। और सच में चित्रा सरवारा शानदार महिला है। नहीं तो फिर कांग्रेस उसको कोई वो तो नहीं दे रही, टिकट दे ही नहीं रही, तो फायदा क्या हुआ? अब की बार तो बाजी मार सकती थी चित्रा सरवारा। अब की बार नहीं, पिछली बार भी हरा सकती थी। दोनों बार ये हालात है। लेकिन अक्सर मैं एक बात क्या हुड्डा साहब मिले हुए थे सच में? अब आपने ऐसा रियलाइज हुआ है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि हुड्डा साहब मिले हुए थे, नहीं मिले हुए थे, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि जो बीजेपी की सरकार बनी है वो बीजेपी के दम पर नहीं बनी, वो कांग्रेसियों के ओवर कॉन्फिडेंस, कांग्रेस के गलत टिकट वितरण, कांग्रेस के नेताओं के बड़बोलेपन की वजह से राज आया है। लोग तो हराना चाह रहे थे बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसका प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि जब लोकसभा में 10 में से 5 पे ले आए थे और विधानसभा में इतना कुछ होने के बावजूद जब कांग्रेसी कहीं नौकरी बांट रहे थे, कहीं पैसे कमाने की बात कर रहे थे, गलत टिकट बांट दी, इतना भयंकर गुटबाजी कांग्रेस में, और उसके बावजूद कुछ 1000 वोटों का अंतर है कांग्रेस बीजेपी की वोट परसेंटेज में। ठीक बात है, ठीक है ना, लाख भी कोई ढंग से, सीटों का भी बहुत मामूली सा अंतर है। ठीक है, अगर 4 सीटें परन बढ़ जाती, 4 परन तक कम हो जाती है मामला। ठीक है, कांग्रेसियों को ये बात सोच लेनी चाहिए कि ये जो राज है ना फिलहाल, ये बीजेपी वालों की मेहनत से नहीं बन रहा, ये तुम्हारी कमियों की वजह से, नाकामियों की वजह से। और बीजेपी वालों को भी ये सोच लेना चाहिए। मैं तो बहुत बार कहता हूं बीजेपी के नेताओं, जो मैंने कही ना मुंह पे कहता हूं, मैं तो बड़े से बड़े नेता को ये कहता हूं, जो ये राज में तुम बैठे हो तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम्हारे काम की वजह से नहीं है, बल्कि ये तो ठीक है कांग्रेसियों के जो लो पुल के कारण हम जीत गए, उनकी वजह से आप जीत गए। और ये सच्चाई है, और बीजेपी वाले इस चीज को मान भी रहे हैं। वही कारण है कि बीजेपी 2024 का चुनाव होते ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी बीजेपी ने। अलग अलग हल्कों से जो मजबूत लोग उनको बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। रोहतक में जो हमारे मनीष ग्रोवर जी हैं, उनके अलावा कुछ यूथ भी हैं, जैसे नागेंद्र शर्मा जी हैं, रमेश बोर भाई साहब हैं, योगेश्वर दत्त हैं, इनको कुछ बड़ा पद वद या कुछ बड़ा उनको दे क्यों नहीं रही? रोहतक में हुड्डा साहब मजबूत हैं, उनको थोड़ा सा कमजोर देखो, मेरे ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरे पास जो सूचना है, नागेंद्र शर्मा की तो लॉटरी लगने वाली। क्या हो सकता है? ठीक है, क्या हो सकता है ऐसा? उनको संगठन में प्रदेश का महामंत्री भी बनाया जा सकता है, काबिल है इस लायक। ओके। और दूसरा, सरकार में भी कोई चेयरमैन नहीं मिल सकती है, उसके भी वो काबिल हैं, क्योंकि अच्छे संगठन करता है, लोगों के साथ अच्छा मेल जोड़, ईमानदार है, हंसमुख है, पॉजिटिव है। ईमानदार तो फिर वही बात है दादा राम कुमार गौतम वाली। ठीक है ना, देखो वो तो जब जिसको चौधर मिलेगी जब मेरा लगेगा तब यूं बेरा पटा है कौन ईमानदार है कौन नहीं। वो तो मैं पहले किसी के बारे में देखो, गौतम साहब आज भी अगर मैं उनकी वीडियो देखा, कोई भी हो जाए, मैं देखो तभी कह सकता हूं जब अगला को चौधर मिल रही और फिर वो अपनी ईमानदारी दिखाए। बात तो ये है ना, ठेके पे बैठकर दारू ना पिए, वो है ईमानदार। बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन इतना है, मेरे पास जो सोर्सेज हैं, जो मेरे को सूचना है, नागेंद्र शर्मा का भविष्य उज्जवल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और बाकी बीजेपी के रमेश बोर है, योगेश्वर दत्त है। योगेश्वर दत्त गायब हो गए। योगेश्वर दत्त तो ऐसा है, एक तो असली कहानी क्या है
जो सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं ना, चाहे कोई खिलाड़ी हो, कोई फिल्म स्टार हो, या कोई सिंगर हो, या कोई भी हो, वो एक आधा चुनाव तो तुक्के से कोई जीत जाता है, लेकिन ज्यादातर राजनीति में कामयाब नहीं है, और कई तो जीतते ही नहीं। अब योगेश्वर को 2 चुनाव लड़ा लिए, दोनों हार गया। उपचुनाव में इतना जोर लगा रखा था पार्टी ने, सारा अंगा लग रहा तो भी हार गया। सारी सरकार बैठी थी, जेजेपी बैठी थी। लेकिन उसमें ये तो बात है भाई, आज तक की सबसे ज्यादा वोट लेने वाला आदमी, वो बात ठीक है, उस चीज को कोई नहीं पूछता। हार वोट चाहे आपके 1 आए और चाहे वोट आपके 1 लाख आए हो, अगर आप हार गए तो हार है, 1 लाख आ गए तो भी हार है, 1 आया तो भी हार है। असली कहानी क्या है, योगेश्वर जैसे जो हैं उनका पार्टी को यूज इस ढंग से करना चाहिए, जैसे उनको खेल डिपार्टमेंट में कोई चेयरमैन डायरेक्टर कुछ लगा ना कुछ बना दें, जिससे क्या है कि वो खिलाड़ियों मोटिवेट कर दें। ठीक है, ओलंपिक संघ में उनको कोई बढ़िया जिम्मेदारी दें, वो चीजें करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं ओलंपिक संघ में, तो क्या पता इसे बना रखे हों जिन्हें बेचारा न बेरा ना हो, ओलंपिक स्पेलिंग नाम दियो। ठीक है, ठीक बात है। और नहीं खेल का ना पता हो भाई कौन सा खेल किस ढंग से क्या है, और जो खिलाड़ी हैं उनको नुके दे में तुम एमएलए का चुनाव लड़ लो। ठीक है, कुश्ती के दांव पे लगा सकते हैं। अब विनेश फोगाट को एमएलए तो बना दिया जुलाना के लोगों ने, कांग्रेस ने टिकट भी दे दी, लेकिन आज क्या हालात है जुलाना की, वो विधानसभा में नहीं आती, ज्यादातर विधानसभा के सेशन में नहीं आती, ऐसी विधायक है। सीएलपी जो विधायक दल की मीटिंग होती है कांग्रेस की, उस मीटिंग में नहीं आती। बताओ फिर क्या फायदा, इस्तीफा दे दी इससे तो अच्छा। एक टाइम पे एक के काम करना चाहिए ना। अब वो एक तरफ तो यूं चाह रही है कि मैं दोबारा से कुश्ती में भी बढ़िया पहलवान बन जाऊं, दोबारा मेडल जीत जाऊं। दूसरी तरफ वो जो है एमएलए की कुर्सी भी नहीं छोड़ना चाहती। भाई अगर आपको पहलवानी करनी है तो आप एमएलए कुर्सी छोड़ दो। 5 साल के लिए जनता ने आपको विधायक बनाया है, सरकार तनख्वाह दे रही है, जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई से तनख्वाह मिल रही है। ठीक है, तो आप वहां फोकस करो ना। अगर आपने पहलवानी करनी है 5 साल बाद कर लो, या आप एमएलए कुर्सी छोड़ दो। आज 1 जुलाई है, अगर आज की स्थिति की बात करें, हुड्डा साहब कमजोर हो रहे हैं या दुष्यंत साहब कमजोर हो रहे हैं? देखो फिलहाल दुष्यंत साहब का तो ये है कि दुष्यंत तो 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद ज्यादा सक्रिय है नहीं। दिग्विजय चौटाला सक्रिय है। हरियाणा में 2024 के चुनाव के बाद, बहुत गंभीर बात मैं बता रहा हूँ, पूरे हरियाणा में राजनीतिक तौर पर अगर कोई नेता सक्रिय है सबसे ज्यादा, वो दिग्विजय चौटाला है। दिग्विजय चौटाला जिसकी पार्टी 0 पे है, कुछ नहीं है, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, 0। उसके बावजूद जब से चुनाव हुए हैं तब से लेके पहले युवा जोड़ो अभियान, फिर युवा योद्धा अभियान, उसके बाद जो है अभी पूरे 90 के 90 हल्कों के 1100 से ज्यादा गांवों में जन जन अभियान चलाए हुए हैं। कौन से और नेता चला रखा है तो बताओ, कौन सी भी पार्टी का, चाहे को सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। कर्ण प्रताप कर रहे हैं अपने दम पे। कर्ण प्रताप पूरा हरियाणा में बीजेपी ने वो नहीं कर रखे ना भाई, उनका कोई बहुत बड़ा फेस थोड़ी है कर्ण प्रताप। ठीक है, कर्ण प्रताप अपने दमखम पर जो वो कर सकता वो कर रहे हैं, लेकिन 90 के 90 हल्के हम तो वो भी नहीं कर रहे। लेकिन बाकी जितने मंत्री हैं हरियाणा के, उनके जितने बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव है राजनीतिक तौर पर कर्ण प्रताप, इसमें कोई शक नहीं है टोटली। क्या आज आपने ऐसा लेवल लगा है जैसे जितने भी मुख्यमंत्री, जितने मंत्री, उनके बेटा में, जैसे दीपेंद्र हुड्डा साहब हैं, दिग्विजय दुष्यंत हैं, और इधर से कर्ण प्रताप है, अब इनके लेवल सा ये कौन लग रहा है जैसे कर्ण प्रताप इनके साथ कंपटीशन में खड़ा है? देखो ऐसा जो मेहनत करेगा वो कंपटीशन में आ जाएगा। राजनीति किसी के बाप, बीजेपी में और कोई किसी का बेटा दिख नहीं रहा ना। राजनीति किसी के बाप की बपोती नहीं है। यहाँ राजा माँ के पेट से नहीं बनते, यहाँ राजा वो बनते हैं जो जनता जिसको चाहती है। आज ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समय था, वो समय आज जा लिया। अगर दीपेंद्र हुड्डा कितनी मेहनत कर पाते हैं। क्या हुड्डा साहब की स्थिति कमजोर हो रही है? जितनी कमजोर हो रही है इसमें तो कोई दो राय नहीं। कमजोर तो यूं हो रही है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष 37 विधायकों की पार्टी का, उसके 9 विधायक राज्यसभा में वोट नहीं गिर के गए कांग्रेस के कैंडिडेट को। इससे ज्यादा और क्या दुर्दशा होगी? 1/4 इनके बारे में उनकी कोई मीटिंग नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती, भाई हमने तो जमा नाश कर दिया। कांग्रेस में दरअसल असली जो पार्टी टिकट आखिरी दिन के आखिरी घंटों में देती हो तो वो क्या कर लेगी? अब तो उनके प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए। प्रदेश अध्यक्ष की सुन लो जी, राव नरेंद्र सिंह एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिए कांग्रेस पार्टी ने जो बेचारे खुद लगातार 3 चुनाव तो नारनौल से हार रहे हैं।
2009 में वो मंत्री बने थे, 2014 मारे, 19 मारे, 24 मारे, 9 में मंत्री बनने से पहले लोकसभा का चुनाव लड़े, वो आ रहे। ठीक है, खुद का नारनौल में ये हालात है। बड़ी कड़वी बात बताता हूं मैं, और राहुल गांधी को सोचना चाहिए, इस चीज पर मंथन करना चाहिए कि आप एक तरफ तो ये दावा कर रहे हो कि हम सरकार बनाएंगे हरियाणा में, दूसरी तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष के आज ये हालात है कि वो नारनौल से खुद चुनाव नहीं जीत सकता। और अगली बता दूं भविष्य की, प्रदेश अध्यक्ष हल्का बदलने की फिराक में है अपना, कि वो हल्का बदल ले किसी तरह से। नारनौल से नहीं जीता जाएगा। अटेली पर नजरें हैं प्रदेश अध्यक्ष की, आपको ये बता दूं। लेकिन मैं उससे भी अगली बता दूं, जीतते वो अटेली से भी नहीं है, जो आज हालात हैं। फोन एक तो पक्का होगा आपका, चलो आ जाओ फोन में, क्या दिक्कत है। फोन तो मैं तो जो सच्चाई हो बता, जो दिखने लग रहा है वो नहीं पता है इस बात का। आदमी को पता होता है, लेकिन वो कई बार ऑन कैमरा नहीं कह पाता। ठीक है ना। जो आदमी, आप एक बात बताओ, 2009 में मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को छोटी चीज नहीं है, ठीक बात है, और उसके बाद लगातार 3 चुनाव उस हल्के से हार गया, बुरी तरह से हार गया, तीनों चुनाव कांग्रेस की टिकट पर हार गया, तो आगे कैसे जीतेगा। कैप्टन साहब का। और अच्छा, फिर और अगली सुनो, राव नरेंद्र की। जी जी जी, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए भी 1 साल हो जाएगा, ठीक है, प्रदेश की टीम तक नहीं बना पाए वो। क्या फायदा फिर ऐसे प्रदेश अध्यक्ष का। 90 हल्के हैं हरियाणा में, 90 के 90 हल्के हम वो नहीं जा पाए। और अगली कड़वी बात बता दूं, 80 जिला बने हुए लगभग 6 महीने हो गए, 6 महीने से पार हो गए, 7वां महीना लग गया, 12वें महीने में बना था, 12वें 16 को। 80 का जिला प्रधान नहीं बना पाया प्रदेश अध्यक्ष, बताओ कैसे कांग्रेस का भला होगा। सरेंडर करे बैठी कांग्रेस। देखो, मेरा ये बिल्कुल क्लियर कट मानना है, जिस गति से राव नरेंद्र आज चल रहे हैं, कांग्रेस 37 से 17 पर तो आ सकती है। 37 से 38 की कोई उम्मीद नहीं है, 38 की उम्मीद नहीं है, 17 पर तो आ सकती है, जिस गति से आज राव नरेंद्र चल रहे हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष का एक ओरा होता है, प्रदेश अध्यक्ष का एक वोट बैंक होता है। प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद, राव नरेंद्र के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, एक और कड़वी बात बता देता हूं, कितने लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी, आप इसी से अंदाजा लगा लो। और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी कमेंट कर देना, आपके हल्के में किस आदमी ने ज्वाइन करी है कांग्रेस राव नरेंद्र के नेतृत्व में। अपना आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, अपना आप पता चल जाएगा राव नरेंद्र में कितना राजनीतिक दमखम है। बात कहने को कड़वी है, लेकिन है सच्चाई। अच्छा, जो हुड्डा साहब है, हुड्डा साहब के खिलाफ एक लड़का, एक भाई मारा, धर्मेंद्र हुड्डा, अब जो विदेश में रहा है, वो काफी ज्यादा अभी भी कंटिन्यू बोलने लग रहा है वो। उसका कोई हुड्डा साहब को नुकसान हो रहा है या कोई फर्क नहीं पड़ता? नुकसान ऐसा है, किसान आंदोलन बहुत लोग बोलते रहते हैं, नहीं वो इतना कुछ बोल गया जहां पे यूं लगा कि अब लोगों के दिलों में ये गया ना, यार कैप्टन अभिमन्यु ठीक आदमी था। देखो, इस समय तो कोई दो राय नहीं, जब से जो ये जाट आरक्षण में कैप्टन अभिमन्यु कोठी जलाने वाले मामले में जो फैसला आया है जी, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु प्रदेश में एक बड़े चेहरे के तौर पर तो जरूर उभरे हैं। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में उसके खूब अभिनंदन समारोह हो रहे हैं, चाहे वो जींद हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे पलवल हो, आंसी हो, सिरसा हो, मतलब हरियाणा के हर इलाके में, कुरुक्षेत्र में भी है, हर जगह जो है उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र में तो बहुत जबरदस्त था। और कैप्टन अभिमन्यु को राजनीतिक तौर पर जो लगातार 2 चुनाव वो हारे, उसमें एक बहुत बड़ा डेंट यही जाट आरक्षण का मामला था, इसकी वजह से लगा। अब उनकी छवि भी निखरी है, लोग ये भी मानने लगे भाई कैप्टन अभिमन्यु का कोई दोष नहीं था, ठीक आदमी, ये तो रगड़ दिया, जो रगड़ हो ना, बिना काम रगड़ दिया। और अब लोगों को इस बात का ही पछतावा है, और सबसे ज्यादा काम किया। और मैं कड़वी बात बताता हूँ, अब लोगों को इस बात का ही पछतावा है कि इतने काम कराने के बावजूद वो नारनौल से 2 बार हरा दिया, और ऐसे लोगों के मुकाबले हरा दिया। राम कुमार गौतम, उन्होंने कितना क्या क्या कर दिया नारनौल में। जस्सी पेटवाड़ को लगभग 2 साल हो जाएंगे विधायक बने हुए, केवल मुंह से बात मारने के अलावा और बताओ क्या करे, धरातल पर क्या किया। आज लोग पछता भी रहे नारनौल के, लेकिन इलाज ये है जो हमने पहले बात करी, जब वोट गिरे उस टाइम पर आंख मिच जाती, उस टाइम पर यूं सोचना भाई किसका शरिया काटा, किसकी रड़क मेटा,
वरड़क उल्टी पड़ जाओ। जेपी दलाल के साथ भी वही बनी। काम बहुत करे उन्होंने। आज हालात ये लुहारों की कि लोग रो रहे हैं खून के आंसू कि हमने एक ऐसा आदमी हरा दिया जिसने हरियाणा प्रदेश में 90 के 90 हल्कों में जितने विधायक थे सबसे ज्यादा काम लोहारू में हुआ था। आखिरी टेल पे जहां चौधरी बंसी लाल ने जो नहरें बनाई हूं उनमें पानी आज तक नहीं आया था, जेपी दलाल के टाइम पे आया। इतना मुआवजा मिला, बहुत लोगों के जमीन बिकवाने से बचा दी जेपी दलाल ने, नहीं तो जमीन बिकती लोगों की। इतना भारी मुआवजा लोगों को मिला और आज लोग पछता रहे। राजवीर फर्टिया को जिता के क्या निकाल लिया बताओ, क्या फायदा हुआ लोगों को? इतनी किलकी मारे थे फर्टिया हो, बताओ क्या फायदा हुआ? सच्चाई देखो, मैं किसी नेता के पक्ष या खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन जनता को यह चीज जरूर सोचनी चाहिए कि जो हमारा फायदा कर सकता हो, जो हमारे लिए काम करवा सकता हो, उसको जिताओ। काम कराने की वैल्यू क्यों बनाते हैं विधायक, क्यों बनाते हैं सांसद? काम कराने खातिर दो। ठीक बात है भाई वो भाषण देनी है, नहीं जब बनाए जाओ तो फिर काम चल लिया। कैप्टन योगेश बरागी को बड़ा पद दिया गया। बिल्कुल दिया गया। जुलाना से क्या वो आगे इलेक्शन लड़ सके हैं, या उसको ये कह दिया भाई तू ठीक है नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी ना कर, तू यो पद ले, ऐसा क्या लगा आपने? देखो मेरा ये मानना वैसे तो जुलाना बहुत मजबूत आदमी है। मेरा ये मानना है कि वो जुलाना से लड़ो या सफीदों से लड़ो, मेरा अंदाजा ये कहता है कि चुनाव तो पार्टी उसको फिर लड़ाएगी। क्यों? क्योंकि एक शख्स जो बहुत कम समय में, सफीदों से तो उसका कोई लंबा चौड़ा वास्ता नहीं था, सफीदों में उसने पांव जमाई, खूब मेहनत करी, एंड टाइम पे टिकट रामकुमार गौतम को दे दी। उसके बाद उसको उस जुलाना से टिकट दी, 20-22 दिन पहले उस जुलाना से टिकट दी जो लगभग जाट लैंड, लगभग किसान लैंड, इम्पॉसिबल जितना, और जहां बीजेपी का कुछ नहीं, उसके बावजूद उसने उस कांग्रेस की प्रत्याशी विनेश फोगाट को हराया, जिसके बारे में बच्चा ये किलकी मार रहा था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से विनेश फोगाट जीते, 50-60 हजार वोटों, 1 लाख तक की बात। जी। और अगर चुनाव 2 दिन और चल जाए तो मामला साफ था, योगेश बैरागी जो है एमएलए बनता। तो क्या 2029 का या 28 का इलेक्शन होगा तो क्या योगेश बैरागी को दोबारा सफीदों से लड़ना चाहिए या जुलाना से ही लड़ना? देखो ऐसा है, पार्टी की टिकट पर लड़ो। काफी लोगों ने इशारा किया भी जुलाना से ही लड़ेगा, जुलाना का मजबूत कैंडिडेट। कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है क्योंकि रामकुमार गौतम भी बुजुर्ग हो चुके हैं, सफीदों में कोई और मजबूत नेता भी नहीं है बीजेपी के पास। क्या पता सफीदों से दे दें योगेश बैरागी, क्या पता ऐसे हालात बन जाए लोकसभा का दे दें सोनीपत से। कैंडिडेट तो लोकसभा में नहीं है बीजेपी के पास है। मोहनलाल बड़ौली इतना बड़ा चेहरा, वही चुनाव हार गया, तो नया आदमी को तो लेना पड़ेगा पार्टी ने। योगेश बैरागी लोकसभा के लिए पर्याप्त है? बात यह है कि एक चेहरा है, मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक फेस भी बन गया। आज चेयरमैन है, अगर चेयरमैन रहते हुए ठीक काम करेगा, बढ़िया लोगों में काम करेगा तो इमेज अच्छी है, साफ चेहरा है, बिल्कुल कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, और मेहनती है, इसमें कोई दो शक नहीं। ये है बात। तो हमारे हरियाणा वासियों को और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? विषय तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया। देखो हरियाणा वासियों को रामपाल महाराज जी रहेगी, क्या कहना चाहूंगे? आजकल उनके पास बहुत सारे युवा जान लग रहे हैं, बहुत सारे हमारे नेता जान लग रहे हैं। कई बार तो ऐसा डाउट हो जाए कि क्या बीजेपी के इंसान तो नहीं रामपाल जी? देखो ऐसा है, रामपाल महाराज की एक बात तो मैंने नहीं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनने भी सही देखी होगी जी। महाराज जी के चरणों में जिस तरह से चरण वंदन कर रहे हैं नेता, ठीक है जी, बिल्कुल, जिनने शायद हो सकता अपने माँ बाप के भी इस तरह पैर का हाथ नहीं लाया हो, इस तरह यूं बिल्कुल साष्टांग, ठीक है जी। और मन ने जो देखा है, हालांकि मैं कभी गया नहीं उनके आश्रम में, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मन ने ये लग रहा है कि जिस ढंग से उनके साष्टांग जो चरण वंदन नेता कर रहे हैं, आने वाले समय में ये और ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ देखा देखिए एक होड़ है और बाबाओं के पास एक वोट बैंक तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक है। बहुत सी हरियाणा की ऐसी सीटें हैं जो बाबा ही तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो आदमी जेल में बंद है उस टाइम पे वो तय कर रहा है, बहुत सी सीटें हैं भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो अब तो जेल से बाहर है, ठीक है। लेकिन देखो धर्म के काम पुण्य के काम तो कर रहे हैं, देखो धर्म के काम कर रहे हैं, पुण्य के कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है,
लोगों का भला तो हो रहा है। हाँ, पॉजिटिव तो कर ही रहे हैं ठीक रामपाल है जी। हाँ, भाई, ठीक जिसका पानी काट दिया उनके लिए तो भगवान है, जिसके जो है क्या बोलते हैं अपना घर बना दिया उनके लिए भी भगवान है। भाई कम से कम मैंने एक गजब बात उनकी ये लगी जी, भाई ले तो नहीं रहा, अगला दे ही रहा है कि नहीं मिनगी है, में, ठीक और बाबे तो घनखरे के ले हुए हैं, ठीक बात है, ठीक ले आओ भाई, ठीक है। हाँ, सही बात है। तो कम से कम इस बात में तो देखो मैं उनको उनकी बधाई भी करता हूँ, जी, बिल्कुल। अब वो जेल में गए, क्या था क्या नहीं, वो एक कानूनी मामला है, ठीक है उन्होंने कोई गलत काम कर रखा था उसका सजा मिलेगी, जी। ठीक है ना, नहीं कर रखा था तो बरी हो जाएंगे, ये है मामला। तो भाई हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, इतनी खुलकर चर्चा और इतनी बड़ी चर्चा अक्सर कहीं नहीं होती। कुरुक्षेत्र में बैठे हैं हम, कुरुक्षेत्र में यहाँ पे हमारे विधायक जी सुभाषुदा जी हुआ करते हैं, बरोड़ा साहब हैं। तो यहाँ पे जो विपक्ष की भूमिका जो हमने कई बार देखा ना, तो जो जेजेपी के योगेश शर्मा, उनके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि एक वही व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति के बहुत खिलाफ एक्सट्रीम बोलते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बोलना चाहिए। जो आदमी विपक्ष में है, विपक्ष का काम ही बोलना है। अगर विपक्ष में देखो जो विपक्ष में विधायक बन गया जी, वो तो विधानसभा में आवाज उठाई जी, और जो हार गया उसको जो है जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के बीच में आवाज उठानी चाहिए। राजनीति किसी की बपोती नहीं है, क्या पता आज कौन है कल कौन बन जाए, ठीक है ना। मैंने उनकी वीडियो देखी थी, उनके घर के पास में ही नायब सैनी जी की कोठी है, उन्होंने सामने पार्क में कुछ टेंट वेंट से लगवा रखे हैं, वहां पे पुलिस वाले रहन सहन बना, उनके खिलाफ ही जाके वीडियो बना देते। आज तक मैंने किसी और विपक्ष के नेता में किसी और नेता में ऐसी हिम्मत नहीं देखी जिस तरीके से मैं कर लिया। हाँ, तो फिर और बाकी नेताओं को सीखना चाहिए उनसे। विपक्ष जब मजबूत होगा तभी तो सत्ता पक्ष पर दबाव होगा। अगर विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करेगा। कोई तो बोलने वाला होना चाहिए, और जो बोले वो कोई भी हो, जनता को उसका साथ देना चाहिए। अगर जनता उसके साथ नहीं खड़ी होगी तो वो भी क्यों बोलेगा, अपने काम धंधे करेगा, उसमें क्या मतलब है भाई। ठीक है। तो भाई हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, आज तो बहुत सारे फोन आएंगे भाई, मैं पत्रकार नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ, और जिस तरीके से हम घर में बैठकर आराम से बैठ के सारी बात कर ले, हाँ वही तरीका हमारा यहाँ पे भी है। और भाई इसी तरीके से सिस्टम चलता रहेगा। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।